Hello and welcome to our show, The Expert Talks. Today we have with us Dr. Archa Shah, consultant radiologist and fetal medicine expert. Today we are going to talk about a lot of myths about radiology. We are going to talk about health checkups that everyone should undergo to keep their health up and a lot of other facts about radiology. So let's begin the show. Hello and welcome to the show, Dr. Archa Shah. Before we begin and talk about a lot of other things about radiology and आपसे हम डिटेल में समझेंगे भी हर एक चीज़. Before that, let me know you. Hi Yasha, good morning. I'm Dr. Archa Shah. I've been practicing radiology since last 15 years and doing my private practice and running clinics since last 13 years. I've been expertised in fetal medicine and female imaging particularly. But in general radiology also, I do work with X-ray procedures, Dopplers and everything. Radiologist, actually being a radiologist is like you are knowing head to toe about all the diseases, all the conditions in humans and in all age groups. So we have spectrum of patients starting from the in-womb fetus to the 90-year-old person, or you can say the aged people. Fine. In everyone, the pathologies are different, the abnormalities are different. And we have to correlate with the patient symptoms, blood pictures, and the imaging. Means how the disease has affected the body organs. Whether it is an X-ray, it's a sonography, Doppler, MRI, CT scan, or whatever imaging modality is used. So what we do is we combine all the things and we give a particular differential diagnosis or a diagnosis to the treating doctor so they can have a better patient outcome. ठीक है मैम, से आपने जो ये सब चीज़ें बताई बहुत डिटेल में आपसे समझेंगे. बट एक मेरा बेसिक सा क्वेश्चन है कि आई डोंट थिंक जनरली पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियोलॉजी, राइट? दे डायरेक्टली come to radiologist via some doctor's reference either, तो डायरेक्ट इतना अवेयरनेस नहीं है कि डायरेक्ट रेडियोलॉजिस्ट के पास आकर कुछ कंसर्न से चेकअप करवा लें, राइट? सो आपका टेक क्या है इसके ऊपर? देखिए याशा, सबसे पहले तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पेशेंट्स खुद की हेल्थ के लिए इतना अवेयर ही नहीं होते. हमारे यहाँ फीमेल्स का ऐसा नहीं है कि वो थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई लम्प फील हो रहा है और उनको कुछ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या नेक पेन हो रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग हो रहा है, तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. वी डोंट कंसिडर दिस थिंग्स कि इसमें हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए. पर अगर जाए तो अगर आपको मैं एक दो किस्से सुनाऊँ, दैट इज़ लाइक आई हैड अ पेशेंट. उनको सिर्फ ऐसा था कि शी हैड डिस्फेजिया मतलब स्वेलोइंग करने में प्रॉब्लम होती थी. And she was quite healthy, so she wasn't able to appreciate her neck swelling. She went to an ENT doctor for कि I have some difficulty in swallowing solid foods. And when we performed a neck ultrasound to her, there were 2 or 3 lesions in her thyroid gland. Lesions मतलब गठान जैसा था. देखिए, हमें हर जगह यूट्रस का पता है, लंग का पता है, मुंह के कैंसर का पता है, लेकिन एक्चुअली थायराइड कैंसर्स जो है और थायराइड की जो एबनॉर्मलिटीज़ है वो भी फीमेल्स में 8 टाइम्स मोर कॉमन है मेल्स के हिसाब से. तो ये चीज़ें जो है वो हम इतना ध्यान नहीं देते. पर अगर राइट टाइम पे उसके लिए आया जाए तो उसमें मॉर्बिडिटी और ट्रीटमेंट मोडालिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है. मॉर्बिडिटी मतलब जो डिजीज़ के प्रोसेस के थ्रू आपको जो सफ़र कर रहे हैं वो पीरियड बहुत कम हो जाता है. डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है तो कभी कभी दवाई से भी ठीक हो जाता है. देयर मे नॉट नीड टू बी अ सर्जरी. ठीक है. उसी तरह मेल्स क्या करते हैं कि दे डोंट गिव मच अटेंशन टू नॉक्टूरिया. मतलब 50 के बाद मेल्स एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व होती है कि उनको रात को बार बार उठ के यूरिन पास करने जाना पड़ता है. पर वो प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है या रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या स्टोन्स हो सकते हैं. ऐसा अवेयरनेस हमारे यहाँ उतना नहीं है. तो हार्डली 1 or 2% पीपल होते हैं जो हमारे यहाँ इन चीज़ों के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं. सो फीमेल शुड गो फॉर एटलीस्ट आफ्टर 35 की एज के बाद बेसिक मैमोग्राम, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, और मेल्स में आफ्टर द एज ऑफ 50 सिंपल एब्डोमिनल स्कैन अगर एक बार कराया हो
तो इट कीप्स यू अप एक्चुअली। विदाउट सिम्टम्स हमें ये पता चल जाता है कि कुछ तकलीफ है, तो वो ट्रीटमेंट भी इतना इजी हो जाता है। करेक्ट। तो जनरल अवेयरनेस हमारे यहाँ वैसे बहुत कम देखा जाता है, पर अगर आपके माध्यम से हम पेशेंट्स को ये चीज़ें बता सके तो आई थिंक काफ़ी इम्पैक्ट होना चाहिए इस बात का। करेक्ट। ओके, सो जस्ट टू समराइज, हेल्थ चेकअप जो फीमेल्स का होता है वो आप ऐसे रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर 35 दे शुड गो फॉर मेमोग्राफी एंड पेल्विक सोनोग्राफी, राइट? राइट। एंड मेल्स के लिए यू प्रेफर कि आफ्टर 50 दे शुड गेट देयर प्रोस्टेट चेकअप डन एंड नॉक्टूरिया जो आपने बताया, राइट? इस तरह के डिसीज के लिए एक चेकअप होना चाहिए उनका, जो उनको खुद से ही दे कैन कम टू रेडियोलॉजिस्ट एंड गेट दिस चेकअप डन, राइट? राइट। तो सिमिलरली बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ होता होगा, राइट? लाइक सर्टन सिम्टम्स वुड बी देयर जहाँ पर पेरेंट्स डायरेक्टली कैन कम टू अ रेडियोलॉजिस्ट एंड गेट इट डन, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बच्चों में एक कॉमन चीज़ है जो आजकल पॉल्यूशन की वजह से और ठंडा और जंक खाने की वजह से बहुत जो छोटे वाले बच्चे होते हैं उनको एडिनोइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चा कंटिन्यूअस मुंह खुला रख के सांस ले रहा है, रात को स्नोरिंग बहुत हो रही है और रात को उसको पर्टिकुलरली नाइट टाइम में सांस नहीं ले पाने के कारण बच्चा उठ जाता है, बार बार उसको सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, मुंह में से स्मेल आ रही है, तो इट कैन बी ड्यू टू एडिनोइड्स। हम सबको टॉन्सिल्स के बारे में तो पता है, बट वी डोंट नो अबाउट एडिनोइड्स। एडिनोइड्स भी टॉन्सिल की ही तरह एक लिम्फेटिक ग्लैंड होती है जो इन्फेक्शन वगैरह में बड़ी हो जाती है, और उसकी जगह ऐसे नाक और एयरवे के बीच में होती है, फेरिंग्स के बीच में होती है, इसलिए वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। अगर ऐसा हो रहा है तो लेटरल सॉफ्ट टिश्यू नेक का एक्सरे जो हम लेते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल एंड कन्वेंशनल रेडियोलॉजिकल एक्सरे। उससे तुरंत पता चल जाता है कि इस बच्चे को उतना ऑब्स्ट्रक्शन है कि उसको ऑपरेट कराना पड़े या सिर्फ दवाई से हो जाएगा। तो वन थिंग इज दैट। दूसरा, बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा है और उसको अल्टरनेटिवली बीच में डायरिया होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, रात के टाइम में बुखार आता है। तो ऐसे बच्चों को दो कंडीशंस हो सकती है। एक तो होता है वॉर्म इन्फेस्टेशन, जो इंडिया में सभी बच्चों को होता है और इवन बड़ों को भी होता है, बिकॉज वी आर इंडियंस, वी possess worms in our body. Second thing is abdominal tuberculosis. Okay. Tuberculosis और particularly बच्चों में पेट का टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर उसे उस टाइम पे डायग्नोस करके ठीक से ट्रीटमेंट ना दी जाए तो वो आगे चल के बच्चा थोड़ा इम्यूनिटी गेन करेगा, उसके बाद उसका टीबी डॉर्मेंट हो जाएगा, इट वॉन्ट बी प्रेसिपिटेटिंग एनी सिम्टम्स। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ऐसे बॉडी में अदर पार्ट्स में भी ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। Okay. और फीमेल्स में इट कैन लीड टू pelvic tuberculosis also, which can be a reason of infertility in that female. Okay. So that also creates a lot of impact. So अगर बच्चे को ऐसी सिम्टम्स है कि बीच बीच में डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसा हो, तो उसमें टीबी हो सकता है, एंड इट कैन बी वेरी इजीली डायग्नोस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड स्कैन ओनली। फाइन, तो वो बहुत डायग्नोसिस उसका बहुत इजी है, और एक बार पता चल जाए तो ट्रीटमेंट भी बच्चे में बहुत फास्ट हो जाती है। पर हमारे लोग ना चाहते नहीं हैं। और एक इम्पैक्ट उसका सोशल ऐसा होता है कि बच्चे को टीबी कैसे हो गया, है ना? तो देयर इज नो एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग दैट। तो ये एक चीज़ है, और जो मुझे थोड़ा इम्पैक्ट भी देना है, क्योंकि मदर्स को ऐसा लगता है इवन व्हेन द डॉक्टर डायग्नोसिस, तो उनको ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर ठीक से डायग्नोस क्यों नहीं किया, इतने बच्चे को टीबी कैसे हो सकता है ऐसे। पर ये हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास कोई टीबी का पेशेंट हो तो ही होगा। तो ये एक चीज़ है कि हमें अगर बच्चे को ये सिम्टम है तो तुरंत एब्डोमिनल स्कैन कराना ही चाहिए। They can come directly to a radiologist. हाँ, they can come directly to a radiologist. Correct. And third most thing is गर्ल्स में यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। लड़कियां क्या करती है स्कूल में वगैरह में, बिकॉज हाइजीन का इश्यू होने की वजह से बता नहीं पाती, बहुत ज़्यादा यूरिन होल्ड कर लेती है और उसके बाद यूरिन पास करने जाती है। एंड फीमेल यूरेथ्रा इज हार्डली 2 to 3 सेंटीमीटर्स।
तो उसकी वजह से उनको यूरेथ्राइटिस और यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है. सी देयर इज़ वन मैकेनिज्म, जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो थोड़ा सा यूरिन यूरेटर्स में से किडनी की तरफ वापस जाता है. ओके. ठीक है, उसको वसाइको यूरेटेरिक रिफ्लक्स कहते हैं. फिर अगर बहुत ज़्यादा यूरिन होल्ड कर दिया है तो यूरेटर्स भी भरे हुए होंगे और उस टाइम पे यूरिन पास करते हैं तो VUR ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्स ज़्यादा होगा. तो वो लड़कियों को फिर क्या होता है कि उनकी जो यूरेटर्स है ना वो डायलेट ही हो जाते हैं. एंड देन देयर विल बी रिकरेंट UTI इन दोज गर्ल्स. ओके. और वो फिर वो थोड़ा बड़े होने के बाद भी वो चीज़ एकदम से ठीक नहीं होती. तो अगर बार बार UTI हो रहा है, उसको फीवर विथ चिल्स हो रहा है, तो भी आपको अगर डायरेक्टली रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके उसका किडनी, यूरेटर, ब्लैडर का या होल एब्डोमेन का स्कैन करवाना चाहिए. एंड इफ द ब्लैडर इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सेक्यूलेशंस, मतलब देखिए ये एक स्मूथ सरफेस है ब्लैडर के अंदर का सरफेस, उसकी जगह वो सरफेस इरेग्युलर हो गया, कहीं से कुछ आउट पाउचिंग हो रहा है, कहीं अंदर जा रहा है, ऐसा हो गया है, तो MCU कराना चाहिए. MCU मतलब? MCU इज मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी. ओके. ठीक है, उसमें डाई इंजेक्ट करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि व्हाइल द पेशेंट इज यूरिनेटिंग कितना रिफ्लक्स हो रहा है. ओके. ओके. फाइन. तो अगर रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा हो और मीन्स मोर देन ग्रेड 3 जितना हो रहा हो तो इट मे नीड सर्जिकल इंटरवेंशन ऑल्सो. ओके. ओके. तो ये चीज़ें कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए. और उसका रीज़न ये भी है कि छोटी लड़कियों में जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर आता है. एंड इफ द चाइल्ड इज लेस देन 5 to 6 years तो हाई ग्रेड फीवर में बच्चों को फीट्स आ सकते हैं. इसलिए हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए. तो मेरा सारी मदर्स से ये कहना है कि सबसे पहले तो अपनी लड़कियों को अच्छे से पानी पिलाए. एंड सेकंड थिंग, उनको ये सिखाए कि अगर टीचर मना करती है तो आप बताएं, पर यूरिन ज़्यादा देर तक होल्ड करके ना रखें. करेक्ट. तो ये जो मैम आपने UTI का बताया ना, आई थिंक ये तो थोड़ी ओल्डर फीमेल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, राइट? बट जनरली यंग किड्स आर नॉट अवेयर ऑफ सच थिंग्स, इसलिए, राइट? ओके, ठीक है. सो मूविंग अहेड, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना. आई हैव ऑल्सो सीन जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी बेसिक सोनोग्राफी तो कर ही लेते हैं, राइट? यस. सो आपका इंटरवेंशन वहाँ पर कब आता है और आपका एक्सपर्टीज कहाँ पर आता है, ये मुझे जानना था. यश, गायनेकोलॉजिस्ट पेल्विक अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर फिर भी वो कभी कभी अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए और उन्हें अगर कुछ डाउट है, जैसे कि सिम्टम्स मैच हो रहा है लेकिन अपीयरेंस मैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट का काम आता है. ओके. एक स्टोरी बताती हूँ मैं आपको महाभारत की. महाभारत में जब अर्जुन को बोला गया कि आपको पक्षी की आँख देखनी है तो उसे सिर्फ वो आँख दिखाई देती है. लेकिन जब भीम को बोला गया तो उससे पीछे पर्वत भी दिखाई देते हैं, उसमें बिल्लियाँ घूम रही है वो भी दिखाई दे रहे हैं. तो रेडियोलॉजिस्ट का थोड़ा बहुत ऐसा है, उनको भीम का विजन होता है, मतलब उनको सिर्फ यूट्रस और ओवरीज नहीं दिखता है, उनको बाकी की सारी चीज़ें भी दिखाई देती है. समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि बेसिक पैथोलॉजी जो है वो यूट्रस में नहीं है, उसके आजू बाजू में होती है. और समटाइम्स ऐसा होता है कि यूट्रस की ही पैथोलॉजी है लेकिन उसको डिफरेंशिएट किस तरह से करना, तो उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट का काम आता है. ओके. फीमेल्स में कॉमनली ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको हम मेनोरेजिया बोलते हैं. तो मेनोरेजिया में 3 या 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं, लेकिन उसमें इस पेशेंट को कौन सा एप्लीकेबल है वो बताने का काम रेडियोलॉजिस्ट करता है. जैसे वो फाइब्रॉइड भी हो सकता है, तो फाइब्रॉइड किस प्रकार का है, फाइब्रॉइड की भी 3-4 प्रकार होते हैं, उस हिसाब से उसका सर्जिकल इंटरवेंशन चेंज हो जाता है. ओके. ठीक है. अगर पेशेंट को DUB है, एडिनोमायोसिस है. DUB, एडिनोमायोसिस, आपको समझाने पड़ेंगे टर्म्स. DUB इज अ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, मीन्स देयर इज नो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी इन द यूट्रस, but still the patient is having excess bleeding. It's just due to certain hormones. Okay. Okay.
So there is no structural abnormality. So this can be easily treated using certain interventions. Fine. Sometimes there is no need of hysterectomy. ओके इफ देर इज एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस में क्या होता है, सिंपल भाषा में बताए तो यूट्रस में सूजन आ जाना, है ना. सूजन आना मतलब क्या, ब्लड फ्लो बढ़ गया, हमें कहीं पे चोट आई है वहाँ सूजन आ गई, वहाँ खून जम गया. उसी तरह का यूट्रस के अंदर हॉर्मोन्स की वजह से उस तरह का रिस्पॉन्स बन जाए, ओके तो उसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं. ठीक है. ठीक है. जो यूट्रस की मिडल वॉल जो होती है, मायोमेट्रियम जिसे बोलते हैं, उसको अफेक्ट करता है. ओके ओके And there are cervical cancers also. Fine. Let me tell you about one case. There was a patient from a very senior gynecologist. She had history of postmenopausal bleeding. The lady was around 57, 58 years. 5 to 6 years से she was menopausal. And then she suddenly had small bleeds. Breakthrough. मतलब she had bleed today, then again 3 days she won't have bleeding. But after 2-3 days again there is a bleeding. The doctor examined her. There wasn't obvious abnormality. Fine. Then cervix was also fine. And usually they don't recommend pap smear after the age of menopause. So she sent her to me कि मैडम आप देखो एक बार if you can find some abnormality. There was hardly a 5 or 6 millimeter of an irregular area in her cervix. Fine. Rest whole uterus was fine. Only 5-6 millimeter area was there, and when I put a Doppler, there was a blood flow in it. Okay. So even though it wasn't the age, I told the doctor that you should go for pap test. और मैम ये certainly this is something wrong, which is unusual. It was hardly 5-6 mm area. Still she went for pap smear and everything. She went for MRI also. In MRI there wasn't any finding, but the pap test confirmed cancer of cervix. Okay. So it was CIN, carcinoma in situ, means only an inner layer of the cervix was involved. Okay. The cancer wasn't much deep. But the patient came out of cancer within a week. She went for hysterectomy, and I'm meeting that patient every year for her regular follow-ups. So it creates a lot of impact. See, she wasn't able to find it, but she had a doubt. So when two minds act together, it gives a very good result for the patient. Correct. And that to 5 to 6 mm. Yeah, 5 to 6 mm. You can say it was the size of green gram, you can say. है ना? मूंग की दाल जितना. हाँ. But patient came out of it. So it gives a kind of a relief to us that we help the patient in that way. Correct. So gynecologist एक लेवल तक ही कर सकते हैं, then your expertise come into picture. नहीं, gynecologist भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा होती है कि हमें उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिली है. हाँ. तो वो चीज़ हम देख सकते हैं. दूसरा एक किस्सा ऐसा है कि पेशेंट रेगुलरली 13 वीक के स्कैन के लिए मेरे पास आया था, प्रेग्नेंट पेशेंट था. ठीक है. यूजुअली जब फीटस अल्ट्रासाउंड होता है तो हमारा फोकस फीटस पे ही होता है. बट व्हाट वी डू बीइंग एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के हिसाब से देखूँ तो मुझे सिर्फ फीटस दिखेगा. बट एज आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट तो मुझे उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स पे भी तुरंत नज़र जाएगी. And I was able to find a 5 or 6 centimeter sized some unusual lesion behind her uterus. Okay, in the mother. हाँ. Uterus के behind एक 5-6 सेंटीमीटर का unusual दिखने वाला lesion था. थोड़ा cystic था appearance में. When we do TVS scan and when abdominal scan, both we do in that patient. So that was something unusual lesion. Ovary was shifted to very laterally, quite compressed थी ovary भी. And lesion was not, I wasn't able to identify whether the lesion is coming out of the ovary or it is coming out of uterus or whether it is a pelvic mass. So I have to keep a differential diagnosis. मतलब आपने 3-4 तरीके के डायग्नोसिस 3 डायग्नोसिस रखा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है. Okay. But the gynecologist thought that as the ovarian cysts are common, so it could be ovarian cyst only. And she decided to remove it laparoscopically.
When they opened, they were able to find the lesion, but गठान मिली उन्हें, लेकिन ओवरी बाजू में नॉर्मल मिली, तो उन्होंने सिर्फ बायोप्सी लेकर छोड़ दिया, and it turned out to be lymphoma. लिम्फोमा मतलब? लिम्फोमा मतलब बॉडी की लिम्फेटिक ग्लैंड्स का कैंसर, जो 13 वीक प्रेगनेंसी के साथ उस पेशेंट को डेवलप हो रहा था। ओके। और हमारे रेगुलर स्क्रीनिंग में वो पकड़ा गया, और फिर पेशेंट शी डिसकंटिन्यूड प्रेगनेंसी, बट शी वाज ट्रीटेड फॉर लिम्फोमा, क्योंकि लिम्फोमा कैंसर है, तो अगर उसमें हम डिले करते तो वी मे हैव लॉस्ट पेशेंट। ओके। लिम्फोमा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द एग्रेसिव कार्सिनोमास। तो वो उनका डायग्नोसिस हो गया, तो यहाँ रेडियोलॉजिस्ट का रोल आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो in this way we can help them in better diagnosis, and patient को ultimate our goal is helping the patient to have better outcome, less morbidity, and good quality of life. Excellent. ओके, तो ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई है कि रेडियोलॉजिस्ट का एक स्पेशल इंटरफेरेंस अगर होता है तो वी गेट टू नो मोर डिटेल्स, एंड काफ़ी सारी जो डेडली डिसीजेज हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टाइमली, राइट? दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अभी विद ऑल दीज थिंग्स बहुत बेसिक चीज़ पे हम बात करते हैं, विच इज़ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इन इंडिया, राइट? सो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, वैसे तो काफ़ी कैंपेन्स चल रहे हैं एंड लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग, बट स्टिल आई फील कि कैंपेन से अपना रोल कर रहे हैं, बट वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, राइट? सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट, एंड आपके हिसाब से क्या टेस्ट होने चाहिए, राइट? किस ड्यूरेशन में होना चाहिए? ऑल दोज थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट। Breast cancer has become number one now. It is the number one cancer in females in India. Previously it was cervical cancer, but now since last 2-3 years breast cancer has exceeded, and it's a kind of an urban disease. And you know, Asha, it can be easily picked up on regular mammograms. जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, मीन्स फैमिली हिस्ट्री ऑन द मैटरनल साइड, जैसे मदर को, मासी को, बुआ को भी बोल सकते हैं, ठीक है, मासी की डॉटर को, अगर इनमें से किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो आपकी ब्लड लाइन में आता है। Okay. In that particular case, after the age of 30, if the female is having very dense breast, then they should go for sonography first. Okay. And after the age of 35, they should go for regular mammograms. If family history is there, that should be done at every 1 to 1.5 year. Okay. And if there is no family history, then also a female should go for mammogram after the age of 35 till the age of 60 every 2 years. Every 2 years. Okay. Yes, because what happens if we are having basic mammogram, after 2 years, within 2 years, mostly breast density changes over a period of time, and the hormone levels. So if the lady is going for a regular self breast examination, she'll be able to pick up the carcinoma. If she is able to find, if there is any chance, she'll able to pick it up. If she is going for regular self breast examination every month. Okay. Okay. Fine. If she goes for a first mammogram at the age of 35, and she goes for another at 37, 40. So in between what happens, one thing is that the fear is lost. There is a lot of fear about mammography itself. Fine. Correct. तो ये तो हो गया कि जो पेशेंट जा रहा है करने के लिए। अभी हमारे देश में 90% फीमेल्स जो है उनको पहले तो ये पता ही नहीं है कि ऐसे मैमोग्राम में डिटेक्ट हो जाता है जल्दी, और दूसरा जिनको पता भी है उनको 2 चीज़ों का डर होता है, एक तो मैमोग्राफी में पेन होगा, और दूसरी चीज़ कुछ निकला तो। हमारे यहाँ फीमेल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कुछ निकला तो, अरे पर निकलेगा तो वो जल्दी ट्रीट भी तो हो जाएगा। करेक्ट है ना, हम ये नहीं सोचते। तो ये जो फियर वाला जो एरिया है ना, दैट इज अ गैप। इवन दो देयर इज अवेयरनेस,
In educated females only hardly 5 to 7% of females are going for mammograms. हम uneducated जो क्लास है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, मैं अर्बन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ. उसमें से भी हार्डली 5 to 7% फीमेल्स जो है वो किसी सिम्टम्स के पहले डॉक्टर के पास रेगुलर मैमोग्राम कराने जाती हूँ. And you know, worldwide 40% of breast carcinomas are detected on regular mammograms before visible lump. वर्ल्ड का ये सिनेरियो है. पर हमारे यहाँ कैसा है, कुछ निकलेगा तो कुछ हो तो जाओ ना, कुछ नहीं हो रहा था इसलिए गए नहीं. हम अपने अवेयरनेस मिसिंग है. लेडीज जो है अपने ग्रूमिंग में काफी टाइम लगाएंगे, दे विल पुट देयर मनी इन ग्रूमिंग, बट ये जो हेल्थ का है, फीमेल का जो सिनेरियो है पर्टिकुलरली, मेल्स मे गो as they have responsibilities, they will go that if anything happens to me I need to check once. लेकिन फीमेल्स का हमारे यहाँ ये है कि अगर मैं जाऊंगी मुझे कुछ निकलेगा तो बाकी सबका सब रुक जाएगा. इग्नोरेंस बेसिकली. हाँ, इग्नोरेंस है. इट शुड नॉट बी देयर. बिकॉज अपने यहाँ जितना मेल्स आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही इम्पैक्ट फीमेल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा आती है. नाउअडेज फीमेल्स आर नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ घर में गरम रोटियां बनाती है. करेक्ट. तो उनकी हेल्थ भी और उनका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो दे शुड गो एक्चुअली. एंड मैमोग्राफी में उतना पेन नहीं होता. मैमोग्राफी इज काइंड ऑफ अ सिंपल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट. ओके, फाइन. पर उसमें रेडिएशन भी बहुत कम होता है. सिंपल चेस्ट एक्सरे से भी कम रेडिएशन में मैमोग्राफी हो जाता है. ओके ओके. एंड मैमोग्राफी इज लाइक कि उसमें हार्डली 5-10 सेकंड्स का कंप्रेशन होता है. और कंप्रेशन के दौरान जो वो प्रेशर का पेन होता है दैट इज दी ओनली पेन. ठीक है. एंड द होल प्रोसीजर टेक्स हार्डली 10 to 15 minutes. ओके. तो ये एक मैमोग्राफी का जो हाउ है वो पेशेंट्स को थोड़ा रिलक्टेंट बनाता है मैमोग्राफी कराने जाने के लिए. मेरे हिसाब से वही एक चीज है जिसे हमें हटाना है. करेक्ट. सो मैमोग्राफी का आपने बताया, राइट? एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज ब्रेस्ट सोनोग्राफी. तो उसमें क्या डिफरेंस है और कब कौन सा करवाना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट सोनोग्राफी जो है वो बिनाइन कंडीशंस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है और मैमोग्राफी जो है वो कैंसर डिटेक्शन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है. ओके ओके. ठीक है. इफ द पेशेंट इज हैविंग पेन, इन्फेक्शन है, यंग एज है, तो वी गो फॉर ब्रेस्ट सोनोग्राफी फर्स्ट. फाइन. समटाइम्स बहुत डेंस ब्रेस्ट होती है तो मैमोग्राम इज नॉट वेरी यूजफुल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंस ब्रेस्ट? देखिए, ब्रेस्ट की पैरेन्काइमा का उसकी फैट परसेंटेज और ग्रंथियाँ जो होती है, जो डक्ट्स होती है, उसके परसेंटेज के हिसाब से ब्रेस्ट की डेंसिटी डिफरेंट होती है. तो कोई कोई फीमेल में फैटी ब्रेस्ट होती है. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऐसे पैरेन्काइमा मतलब डक्ट्स कम होते जाते हैं, फैट बढ़ता जाता है. पर फिर भी किसी किसी फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा पैरेन्काइमा वाला ब्रेस्ट होता है, उसमें ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा होती है ना. तो ऐसे पेशेंट में डेंस ब्रेस्ट होने की वजह से उनका ब्रेस्ट एरिया काफ़ी टाइट रहता है, तो शी मे नॉट बी एबल टू अंडरगो मैमोग्राम डायरेक्टली. कभी इन्फेक्शन की वजह से भी वो टाइट हो जाता है. पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है और प्री मेंस्ट्रुअल फेज में है तो अभी उनको ब्रेस्ट पेन होता है. तो इन सर्टेन कंडीशंस मैमोग्राफी इज नॉट रेकमेंडेड. फॉर दैट यू शुड गो फॉर सोनोग्राफी ओनली. एंड यंग जो बच्चियां हैं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि छोटी बच्चियों में या 15-17 साल की लड़कियों में कैंसर नहीं हो सकता. उनको बिनाइन पैथोलॉजीज भी बहुत सारी होती है, जैसे फाइब्रोएडिनोमा है, सिस्ट है, फिलॉइड्स ट्यूमर है. ये सारी कंडीशन कैंसरस नहीं है लेकिन वो भी ब्रेस्ट की एक पैथोलॉजी तो है ही. तो उसका स्क्रीनिंग भी इतना इम्पॉर्टेंट है. इफ द ऑन फर्स्ट मैमोग्राफ 35 इयर्स के आसपास हमने पेशेंट का मैमोग्राम किया है और उस टाइम पे हम सोनोग्राफी कर रहे हैं एंड वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल फाइब्रोएडिनोमास. जैसे यूट्रस में फाइब्रोइड होता है उसी तरह ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमास भी होते हैं. सिस्ट जैसे लंप जैसे हो जाते हैं. इट्स अ मस्क्यूलर ट्यूमर एक्चुअली.
तो ये जो फाइब्रोएडिनोमा वगैरह होते हैं तो उसकी साइज में फर्क आता जाता रहता है, पर यू कैन नॉट गो फॉर मैमोग्राम एवरी 6 months. Fine. For this kind of checkups, you should go for sonography. Okay. There are lot of conditions in breast कि जो sonography में detect होती है. There are certain autoimmune conditions. जैसे मेरे कुछ patients हैं जिनको granulomatous breast का disease है. ग्रेन्युलोमेटस एब्सेस ऑफ ब्रेस्ट, मतलब जैसे बॉडी में अलग अलग जगह पे टीबी होता है, ऐसे ही एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें जो ये ब्रेस्ट का पोर्शन है, फैटी पोर्शन और ग्रंथियां जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एब्सेस. ओके. वो कंटिन्यूअस एब्सेस बनता है, कम होता है, एंड पेशेंट्स आर ऑन स्टेरॉइड फॉर दैट, क्योंकि ये ऑटो इम्यून कंडीशन है. ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को एवरी 3 months में सोनोग्राफी करानी होती है. और उसके डायग्नोसिस के लिए उन पेशेंट्स में मैमोग्राफी में हमें कुछ नहीं दिखेगा. Correct. है ना. हाँ. उसमें हमें सोनोग्राफी ही करनी है. एंड वी हैव टू कीप देम ऑन फॉलोअप्स ऑफ एवरी 3 months 4 months, ताकि उसके हिसाब से उसका साइज जो डिफरेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट, हाँ नहीं, उसके हिसाब से पेशेंट का डोज डिसाइड होता है. ओके. और फिर उनको कितने टाइम तक लेनी पड़ेगी मेडिसिन, वो करना होता है. तो patients there it is a kind of a very unusual disease, but it does occur in Indian females also. और कभी कभी पेशेंट को उसमें ब्रेस्ट रिमूव भी कराना पड़ता है, बट वेरी रेयरली. बट हाँ, ये भी एक कंडीशन है. तो बगैर पेन के भी अगर आपको ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत लिक्विड जैसा आ रहा है कहीं कहीं से फूट के या ऐसा, तो ये भी एक कंडीशन है जो फीमेल्स को अपने ध्यान में रखनी चाहिए. ओके, ठीक. तो मैमोग्राफी सोनोग्राफी करने में लेट्स से आपको कोई सिस्ट मिलती है, बिकॉज इट्स अ लेमन टर्म राइट, सिस्ट, तो आपका नेक्स्ट एक्शन पॉइंट क्या होता है उसमें? Cyst is a common term as you said, but I would use the term tumor. Okay. Fine. In more medical terminology, if I can say, any solid lesion if we are finding, if any space occupying lesion, fine, जो चीज़ जगह रोक रही है बॉडी में कहीं पे भी है, तो अगर ये देखते हैं और वी आर नॉट एबल टू कंफर्म ऑन आवर सिंपल स्कैनिंग और डॉपलर कि ये किस प्रकार की है, देन वी गो फॉर बायोप्सी. ओके. ओके. And we prefer ultrasound guided biopsy. Okay, that means कैमरा? नहीं, ऐसे नहीं. हम सोनोग्राफी में देखते जाते हैं और हमारा जो ट्रू कट का बायोप्सी नीडल है उसे डायरेक्टली उस लीजन के कोर के अंदर डाल के फिर बायोप्सी लेते हैं. ओके, बायोप्सी एक सैंपल आप पिक कर लेते हैं. हाँ, उसमें से सैंपल पिक करते हैं, फिर पैथोलॉजिस्ट उसको चेक करते हैं कि ये किस प्रकार का सेल है, whether it is carcinomatous, कैंसरस, नियोप्लास्टिक मतलब कि कोई बिनाइन कंडीशन है, या फिर ये सिर्फ कोई इन्फेक्शियस टिश्यू है. ओके. फाइन. बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी होती है और सीटी स्कैन गाइडेड भी होती है. ओके. बट इन आवर सेंटर वी डू बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड. ओके. ठीक है, और उसमें हम 2 प्रकार से करते हैं, FNSE भी करते हैं और ट्रू कट बायोप्सी करते हैं. FNSE मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. उसमें एक थिक बोर नीडल लेते हैं, लोकल एनेस्थेशिया देने के बाद उस नीडल से सेल्स को कोर में से, लीजन के कोर में से अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही हम खींच के उसके स्लाइड पे उसको फैला के उसके बाद उसका एग्जामिन करते हैं. ओके. ठीक है, तो ये हो गया FNSE. दूसरी चीज़ है ट्रू कट बायोप्सी. ट्रू कट बायोप्सी में भी नीडल तो काफ़ी थीन बोर ही आता है, पर उसका नीडल जो है वो हमें लंबा मिलता है और उसमें हमें कोर में से प्रॉपर टिश्यू पीस मिलता है. ओके. ओके. फाइन. तो 2 या 3 थिन टिश्यू पीसेस उसमें से लेके फिर उसकी साइटोलॉजी चेक करवाते हैं. ओके. कि ये कौन से प्रकार की है. करेक्ट. तो उससे हमारा डायग्नोसिस ज़्यादा कंफर्म हो जाता है. जैसे हमें मैमोग्राफी में कोई छोटा लीजन मिला या पेशेंट के लिवर में कोई छोटा लीजन मिला, तो हम उसकी इस तरह से बायोप्सी करते हैं और उस हिसाब से वो कंफर्म करते हैं कि ये लीजन कौन से प्रकार का है. ओके. ओके. ये कैपेसिटी रेडियोलॉजिस्ट में है. हाँ, वी डू इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इन दिस वे. ओके. और जैसे आपने सिस्ट का बोला, तो कुछ बिनाइन सिस्ट होती है लेकिन उसकी साइज बहुत बड़ी होती है,
और पेशेंट को जैसे कि ओवरी में सिस्ट है और प्रेगनेंसी भी है, तो हम वो सिस्ट एस्पिरेट भी करते हैं। ओके ओके। फाइन। तो थेराप्यूटिक भी होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है। कभी कभी जैसे लंग्स के आसपास जो प्लूरा होती है उसमें पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, तो अगर डायग्नोसिस करने के लिए सिर्फ चाहिए तो अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के अंदर हम उसमें से पानी खींच के भी निकाल के सकते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना है एंड वी नीड टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम उसको थेराप्यूटिकली भी रिमूव करते हैं। ओके। एंड वी डू फीटल इंटरवेंशंस आल्सो। ठीक है, मतलब जैसे बेबी में। हाँ, जैसे बच्चे को हमने जब एंटी स्कैन किया है तो एट दैट टाइम हमें कुछ चीज़ें अनयूजुअल लग रही है या पेशेंट को पहले कोई एबनॉर्मलिटी थी प्रीवियस प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर स्टेज पे अलग अलग इंटरवेंशंस होते हैं जिसमें हम बच्चे के प्लेसेंटल सेल्स को या कॉर्ड ब्लड को, अम्बिलिकल कॉर्ड में से ब्लड खींच के, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही होते हैं ये प्रोसीजर्स, पर ये सारे प्रोसीजर करके उसको डायग्नोस्टिक एड के तरह यूज कर सकते हैं। ओके, जस्ट टू कंफर्म कि क्या एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली क्या है। जैसे डशिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो रिपीटेडली होती है एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ फैटल डिजीज। फाइन, बच्चा धीरे धीरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में पैरालाइज होके देन इट जस्ट पास अवे अराउंड। उसका लाइफ स्पान डिफरेंट रहता है लेकिन मोर देन 30 यूजुअली नहीं होता है। ओके। या हीमोफीलिया है बच्चे को या अदर ब्लड डिस्कैरियासिस है उसको, तो ऐसी सब चीज़ों में, या जॉन्डिस के चांसेस है, ऐसा है, तो उस वक्त हमें फीटल हीमोग्लोबिन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब केसेस में कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है। ओके ओके। एंड कभी बच्चे को ऐसा भी होता है कि उसका किडनी जो है, बच्चे की किडनी जो है, फीटस की किडनी, वो सूज जाती है एकदम, पर हमें अभी उसको बाहर वाइटल एज तक पहुंचाने के लिए कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरी है, तो उसमें भी शंटिंग होता है। Okay. Fine. So there are a lot of interventional procedure which can be done for tumors, which can be done for fetus also. Okay. Okay. ठीक है मैम। सो अभी हम बात करेंगे फीटल सोनोग्राफी के ऊपर। सो फीटल सोनोग्राफी आई अंडरस्टैंड कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके बच्चों की जो सोनोग्राफी होती है उससे रिलेटेड, राइट? और ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी है, जी हाँ। तो काफ़ी सारा इंसाइट हमें मिलेगा। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कब कौन सी स्टेज पे फीटल सोनोग्राफी होनी चाहिए और कौन सी स्टेज पे क्या चीज़ डिटेक्ट होती है। ओवर टू यू। Yasha, I recommend only 4 sonographies, or you can say 4 expert ultrasounds during a pregnancy. Oh, I heard कि 6 to 8 sonographies लगती है। It's not like that. We don't give you any extra information. Okay. And it is recommended only in few patients. Okay. If we need to check something particular. Otherwise, I recommend only 4 ultrasound. First is at 11 to 13 weeks, which is mostly known as anti scan. Okay. उसमें Okay. क्या पता चलता है हमें? देखिए, एंटी एक्चुअली इट्स अ न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी। बच्चे का जो न्यूकल एरिया है, न्यूकल एरिया मतलब गले के पीछे का जो स्किन का एरिया है, Okay. उस एरिया की जो थिकनेस है, हाँ। वो हम मेजर करते हैं उसमें। Okay. ठीक है, न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी जो स्कैन है वो एक्चुअली इट इज़ एन अर्ली एन्यूप्लोइडी स्कैनिंग। आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी में डीएनए होता है। हाँ। तो डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स में स्टोर्ड होता है। और जब भी बच्चा बन रहा है तो इंसानों में वी आर होमो सेपियंस सेपियंस एल एंड वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। फाइन, जिसमें से 23 मदर में से आते हैं, 23 फादर में से आते हैं। बट देयर आर फ्यू नोटोरियस क्रोमोसोम्स विच रेप्लिकेट्स ऑन देमसेल्व्स। ओके ओके। तो क्रोमोसोम्स 46 की जगह कितने हो गए? 47। तो उसका जो कोडिंग था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले युग में अगर हम बताएं सबको, तो जो कोडिंग है, डीएनए इज अ काइंड ऑफ अ कोडिंग। तो उस चीज से जो बनने वाला है, जो डिकोड होने वाला है, वो डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज एन, हाँ, जेनेटिक्स उसकी चेंज हो जाएगी। करेक्ट। तो जो चीज उसकी वजह से बनने वाली है वो डिफरेंटली बनेगी, है ना? तो देयर आर 3 पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स
ट्राइसोमी 13, 18 एंड 21 जो ऑलमोस्ट 75% है टोटल एन्यूप्लॉइडीज में से, टोटल जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज में से। ओके ठीक है, तो उसके लिए हम ये स्कैन करते हैं। ओके, तो एनडी स्कैन वो पर्टिकुलर एनोमली को डिटेक्ट करने हाँ, के लिए। पर्टिकुलर एनोमली का रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। ओके उसका रिस्क हम सब में होता है, इन ईच एंड एवरी फीमेल, हर एक प्रेगनेंसी में उसका रिस्क होता है। फाइन, पर अगर रिस्क ज्यादा है तो एंटी स्कैन के बाद हम दूसरे 1 या 2 स्कैनिंग भी करते हैं और किसी किसी में ब्लड रिपोर्ट्स भी करते हैं। ओके, ठीक है, तो एंटी स्कैन पर्टिकुलरली इसमें है, उसमें अगर आप देखें तो वी चेक एंटी, उस वक्त बच्चे की साइज जो है, मदर का जो रेस है, मीन्स वी आर साउथ ईस्ट इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन रेस। ओके, फाइन, हर रेस में उसका रिस्क वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। ओके, ठीक है, तो इस लेवल तक हम जाकर एनालिसिस करते हैं, राइट? यस, पेशेंट की एज, हाइट, वेट, उसका बीपी का स्टेटस जो होता है, उसका डायबिटीज़ का स्टेटस होता है, पहले उसको कोई एबनॉर्मलिटी हुई है बच्चे में या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट होती हैं। और सिर्फ एंटी नहीं देखते हम, सिर्फ न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी नहीं देखते, हम बच्चे की नाक की हड्डी का साइज, उसका फेस का जो एंगल है, देखिए हमारा जो एंगल है ऐसे करके ऐसे जा रहा है। आपने अगर डाउन सिंड्रोम के, ट्राइसोमी 21 के बच्चे देखे होंगे तो उनका फेस जो होगा वो फ्लैट होगा। ओके, एंड देयर विल बी फ्रंटल बॉजिंग, तो ये जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। फ्रंटल बॉजिंग मतलब? ये जो फ्रंटल बोन है अपना, है ना, वो पूरा उपस के बाहर आ जाता है। ओके, ठीक है, तो अगर ये बाहर आ जाएगा, पैलेट जो है वो खींच के ऊपर चला जाएगा, या पैलेट के अंदर उसमें क्लेफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे फेस पूरा ऐसे रोटेट हुआ तो ये जो कान है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। ओके, तो देयर विल बी लो सेट ईयर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चे में जो मदर के, क्योंकि उसमें बच्चे की बॉडी में इनिशियली ही बहुत सूजन आ जाती है, तो सूजन आ जाती है तो बच्चे के हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो उसमें कार्डियक चेंजेस भी आते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उसके हिसाब से हम वो पर्टिकुलर बच्चे में इन एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस कितने हैं वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो एंटी स्कैन हो गया 11 to 13 वीक्स में, जिसमें आप डाउन सिंड्रोम या इस तरह की कोई भी हाँ, एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, जज करते हैं। ओके, ठीक है, द नेक्स्ट स्कैन इज अराउंड 18 to 23 वीक्स। ओके, ठीक है, बच्चा 11 to 13 वीक्स में क्या है, पूरा शेप बन गया है, हाथ पैर वो सब बन गए, स्कल मार्जिन बन गया है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह दिख रहा है, मतलब किडनी ने काम करना भी शुरू कर लिया है। ठीक है, ये हमने बेसिक देख लिया। उसके बाद ये जो सारे ऑर्गन्स बने हैं वो मैच्योर हो रहे हैं अभी। तो 18 to 23 वीक पे ब्रेन जो है, हार्ट जो है, वो उसकी साइज इतनी हो जाती है कि हम उसको अच्छे से जज कर पाए। फाइन, और कुछ चीज़ें 16 वीक्स पे दिखती है, कुछ चीज़ें 18 वीक्स पे दिखती है, तो उस हिसाब से वी कैन कैलकुलेट 18 to 23 वीक्स इज लाइक एक ऐसा पीरियड है जिसमें ऑलमोस्ट चीज़ें बन गई होती है। तो उस टाइम पे हम उसको अच्छे से जज भी कर सकते हैं। Which is around 5 months, right? हाँ, अराउंड 5 months। Correct. फाइन, 6.5 months के पहले अगर हम कर ले तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है। ओके, ठीक है, तो 18 to 23 वीक्स पे होल स्ट्रक्चर देखते हैं हम, राइट फ्रॉम द ब्रेन, स्कल मार्जिन से लेके अप टू द टो। ओके, फाइन, और उसके साथ ही हम एक चीज़ और देखते हैं, यूट्राइन आर्टरी का प्रेशर कितना है। मदर की यूट्रस की जो आर्टरीज होती है जो यूट्रस को सप्लाई करती है, उसका प्रेशर भी हम चेक करते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं। बच्चे को 9 महीने में बाहर आना है तो उसको ब्लड ठीक से मिलना चाहिए। अच्छा, वो चेक करने के लिए यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करते हैं हम उस टाइम पे। ओके, ताकि हम ये भी प्रिडिक्ट कर पाए कि ये पेशेंट को कुछ बीपी बढ़ने की ऐसी कोई संभावना है कि नहीं, तो उस हिसाब से मेडिसिन चेंज होती है। ओके, तो ये 2 चीज़ें हो गई 18 to 23 वीक पे और 11 to 13 वीक्स पे। फिर अभी देखिए ब्रेन जो है वो बेसिक बन गया है 23 वीक पर ह्यूमन ब्रेन कैसा है कि आपने अगर देखा हो तो अखरोट जैसा बोलते हैं हम, है ना। तो क्या होता है, कम जगह में हमें ज़्यादा चीज़ें रखनी है। जैसे हम साड़ी इतनी लंबी होती है और फिर उसको फोल्ड करके रखते हैं,
करेक्ट। उसी तरह ह्यूमन ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है ना वो माइग्रेट होते हैं, अंदर बाहर माइग्रेट होके फोल्ड होके ये सारा प्रोसेस होता है, उसको न्यूरोनल माइग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके। तो ये इट स्टार्ट्स अराउंड 21-22 वीक पे स्टार्ट होता है एंड यूजुअली इट कंप्लीट्स, वैसे तो वो चलता ही रहता है पूरा टाइम, पर जो बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो 28 वीक पे हमें दिख जाता है। 28 वीक्स पे। या तो तीसरा स्कैन आता है 28 वीक पे, जिसमें हमें ये एक ब्रेन का पता चल गया। दूसरा जो मैंने आपको बताया यूट्राइन आर्टरी रेजिस्टेंस वाला। तो प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जिसमें से बच्चे को ब्लड मिलता है। वो प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2 बार मैच्योर होता है, एक 12 वीक्स पे हो गया, दूसरा होगा 28 वीक पे, 27-28 वीक पे। मतलब तब अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो बच्चे को जो ब्लड मिलने वाला है या बच्चे में से जो ब्लड जा रहा है उसके चेंजेस हमें 28 वीक पे पता चलेंगे। ओके, 7th मंथ के आसपास। कभी कभी पेशेंट्स बोलते हैं कि अब तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक डॉक्टर ने ऐसा बोला कि पानी कम हो रहा है, अचानक बीपी बढ़ने लगा, बच्चे का वजन बढ़ नहीं रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उसका प्रिडिक्शन हम 28 वीक पे करते हैं। ओके ओके, ठीक है, कि अभी सारी चीज़ें अच्छे से बन गई, मैच्योर हो गई एंड ब्रेन भी ठीक से बन रहा है, आई कैन गिव इन्फॉर्मेशन टू द डॉक्टर कि इसमें मुझे बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा नहीं लग रहे या पानी वानी वगैरह सब ठीक है, तो जैसे जा रहा है उसको जाने देते हैं। तो यू कैन से अ काइंड ऑफ अ ग्रोथ स्कैन 28 वीक पे करते हैं हम। ओके, ठीक है। और इन द लास्ट स्कैन विच वी परफॉर्म इज अराउंड 35 वीक। ओके। देखिए ये सारी चीज़ें वीक्स जो है ना वो हर पेशेंट के हिसाब से वेरी होती है। अगर पेशेंट को पहले दिन से बीपी ज़्यादा है तो उसके स्कैन जो है हम 28 वीक पे नहीं करेंगे, थोड़ा पहले करेंगे, या 35 वीक तक नहीं जाएंगे, 30 वीक्स के आसपास, 32 वीक्स के आसपास करेंगे। फाइन। तो पेशेंट को डायबिटीज़ है तो अलग होगा, ट्विंस है तो डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि ट्विंस में मैच्योरिटी जल्दी आएगी बच्चे की, इसलिए अराउंड 35 वीक के आसपास क्या होता है कि बच्चे की पोजीशन एक फिक्स हो जाती है। वेदर इट इज़ वर्टेक्स मतलब हेड नीचे की तरफ है, और ब्रीच मतलब हेड ऊपर की तरफ है, और जो बच्चे का बटक्स का पोर्शन है वो नीचे के सर्विक्स के ऊपर रेस्ट कर रहा है। फाइन। तो एक तो पोजीशन हो गई। दूसरा एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है, बच्चे के आसपास गले के आसपास कॉर्ड है कि नहीं, है ना। तो कॉर्ड है अगर तो उसके कितने टर्न्स हैं, तो दैट वी सी एट अराउंड 35 वीक्स। तब उसके बाद कैसा है कि बच्चे की पोजीशन ज़्यादा मूव नहीं होने वाली, है ना, मोस्टली नहीं होती, किसी किसी पेशेंट में हो भी जाती है लेकिन मोस्टली नहीं होती। तो वो एक 35 वीक पे देखना है। वजन कितना है, ये वजन वाला सिनेरियो जो है ना वो 35 वीक्स पे आता है। ओके, ठीक है। और उसको ठीक से डॉपलर करते हैं उस टाइम पे हम। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डॉपलर रिलेटेड ही था, क्योंकि आपने पहले भी वर्ड मेंशन किया था, तो डॉपलर स्कैन के ऊपर थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं। देखिए बेसिक तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि डॉपलर चीज़ क्या होती है। अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी है तो फिज़िक्स में आपको पता होगा कि एक डॉपलर शिफ्ट के बारे में आता है। जब भी कोई पार्टिकल्स किसी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो अगर वो आपसे दूर जा रहा है या नज़दीक जो आ रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है ना। अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ अ साउंड वेव। फाइन। तो वो जो ट्रांसड्यूसर होता है वो मूविंग पार्टिकल्स जो है, वो मूविंग पार्टिकल्स उसके ट्रांसड्यूसर से नज़दीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज। ट्रांसड्यूसर मतलब जो प्रोब जिससे हम घुमाते हैं ना, उसे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो उसके नज़दीक या दूर जा रहा है उसके उस तरह से उसके चेंजेस उसमें रिकॉर्ड होंगे। तो ब्लड जो है अपना, ब्लड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है और पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो सेल्स हैं वो सेल्स जो मूव हो रहे हैं, है ना, तो वो सेल की फ्रीक्वेंसी भी नज़दीक आ रहा है, दूर आ रहा है, फास्ट जा रहे हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कम है, उस हिसाब से उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो इस चीज़ को डॉपलर बोलते हैं। और फिर हमने क्या कर दिया, उसका कलर कोडिंग कर दिया। नज़दीक आ रही है तो एक कलर, दूर जा रहा है तो दूसरा कलर, अगर बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो रहा है तो उसको हमने एलियाजिंग बोल दिया। ये सारी टेक्निकल टर्म्स है पर बेसिकली चीज़ वही है कि नज़दीक आ रहा है, दूर जा रहा है, कितना पहुंच रहा है। तो ये 35 वीक पे हम डॉपलर स्कैनिंग करते हैं।
जिससे Okay. हमें ये पता चलता है कि कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है ना कि बच्चे को ऑक्सीजन कम मिल रहा है और उसका बॉडी उसको कॉम्पनसेट करने का ट्राई कर रहा है. ओके. फाइन, पानी कम है, बीपी ज़्यादा है, तो उसको ठीक से उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड से जो वेसल्स जा रही है, बच्चे के ब्रेन में जो वेसल्स जा रही है, उसमें ठीक से ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. एंड दिस वे वी कैन मैनेज द चाइल्ड वेरी बेटर वे. कभी कभी ऐसा होता है कि 35 वीक पे हमें ये पता चलता है कि बच्चा ऑलरेडी हाइपोक्सिक कॉम्पनसेशन में है. जब हमें ऑक्सीजन कम मिलता है तो हमारा बॉडी ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है ना. वाइटल ऑर्गन्स 3 होते हैं बच्चे में, ब्रेन, हार्ट और एड्रिनल ग्लैंड्स. फाइन, तो वो ब्रेन को ज़्यादा ब्लड पहुंचाता है कि हार्ट को और एड्रिनल ग्लैंड्स को. लेकिन हार्ट और एड्रिनल ग्लैंड्स की वेसल्स इतनी बड़ी नहीं होती बच्चे में कि हम उसको जज कर पाए, लेकिन ब्रेन की वेसल्स होती है. फाइन, तो वो उसको वहाँ तक पहुँचने वाली जो सारी वेसल्स हैं उसका फ्लो हम उसमें ट्रेस करते जाते हैं. और उस हिसाब से वी कैन डिटरमाइन वेदर दिस चाइल्ड इज हैविंग एनी काइंड ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और हाइपोक्सिक चेंजेस. तो ऑक्सीजन अगर कम मिल रहा है तो ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगेगी. एंड वन मोमेंट देयर विल बी ब्रेन डैमेज. ओके. एंड देयर आर चांसेस ऑफ सडन डेथ ऑफ फीटस इनसाइड द वूम. ओके, है ना, जिसे हम आईयूडी बोलते हैं. तो ये चीज़ें प्रिडिक्ट करने के लिए 35 वीक पे डॉपलर स्कैन होता है. सुनने में काफ़ी खतरनाक लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी स्कैन है. और जो इंटरप्रिटेशन है उसका, वो अगर बहुत अच्छे से हम कर पाए तो हमें वेदर वी हैव टू टेक इट विद इन 24 आवर्स भी हम डिसाइड कर सकते हैं. ओके, फाइन, अभी ले लेना है तो अभी हम बता सकते हैं डॉक्टर को. एंड इफ वी कैन वेट, आराम से हम निकाल सकते हैं टाइम, तो वो भी हम गायनेकोलॉजिस्ट को बता सकते हैं. Correct. Fine. So the Doppler interpretation is very important, or you can say in some patients it's very crucial. है ना? तो ये एक स्कैन जो है जो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आपको कराना ही चाहिए. ओके. यूजुअली हमारे यहाँ लेडीज ऐसा मानती हैं कि 6-7 महीने पे एक सोनोग्राफी करा ली बहुत हो गया. पर ऐसा नहीं करना चाहिए. एक्चुअली ऑपोजिट भी है. कई लोगों को लगता है जितना सोनोग्राफी हो जाए उतना ग्रोथ दे कैन ट्रैक. सो वो भी अननेसेसरी सोनोग्राफीज भी बहुत हो रही है. लेकिन एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी डॉक्टर चेक कर रहा है या अगर उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि आई डोंट वांट टू मिस समथिंग, तो अगर वो रेकमेंड कर रहे हैं तो कराना भी चाहिए. कुछ पेशेंट्स में ज़रूरी होता है, पर हाँ, मैं वो अननेसेसरी एवरी मंथ वाली 3D 4D अल्ट्रासाउंड को रेकमेंड नहीं करती. ओके, ठीक है. ये तो हो गए टेक्निकल, जो हमने 4 सोनोग्राफी करते हैं वो. फिर इसमें हमारा ना 3D 4D 5D कलर डॉपलर ये सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं. हम बेसिक एब्नॉर्मलिटीज जो स्ट्रक्चर की होती है दैट वी डिटेक्ट फर्स्ट ऑन 2D ओनली, दैट इज ब्लैक एंड वाइट और इन सेपिया टोन. फाइन. सो एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड इन दैट. दूसरा, अगर आपकी उसमें एक्सपर्टीज है तभी आपकी 3D 4D जो रिजल्ट है वो अच्छे आएंगे. Nowadays patients are like हर एक कपल जो होता है वो अपनी इस जर्नी को मेमोरेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ करता है ना. सो विथ परमिशन ऑफ द लॉ जितने हम फोटोग्राफ्स दे सकते हैं 3D 4D के या 5D के, दैट वी डू ड्यूरिंग ऑल द स्कैनिंग्स. एक्चुअली बेबी दिख सकता है उसमें, राइट? हाँ, बेबी दिख सकता है और बहुत सुंदर दिखता है. कभी कभी तो हमें ऐसा एक्सप्रेशंस भी अंदर कैच कर लेते हैं. बच्चा गुस्सा भी हो रहा है, कभी फ्राउन कर रहा है, कभी हंस रहा है, वो भी हम देख सकते हैं. बाल भी देख सकते हैं, उंगलियां हिलाते हुए, वो सब देख सकते हैं. ठीक है. पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो वो सारी चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती है. अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो अगर बच्चा उंगलियां हिला रहा है या फ्राउन कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो उसका न्यूरोनल माइग्रेशन ठीक है, उसके बोन्स ठीक बन रहे हैं, उसकी स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है ना. तो अगर रेडियोलॉजिस्ट के हिसाब से देखें तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है. जैसे कंप्लीट मूवमेंट हो रही है बच्चे की, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और स्मूथ मूवमेंट हो रही है, फाइन मूवमेंट्स भी हो रही है, ग्रॉस भी हो रही है. तो मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि हाँ चलो भाई, इस बच्चे के ब्रेन को, उसके
स्पाइनल कॉर्ड को या उसके नर्व्स को कहीं पे कोई इंजरी नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, बच्चे की स्केलेटल डिस्प्लाजिया नहीं है, उसके बोन्स भी ठीक से बन रहे हैं, है ना। इतना एडिशनल टेक्निकल हाँ, फाइंडिंग्स इतना एडिशनल, ये पेशेंट करते टाइम पेशेंट को बच्चे की मूवमेंट दिखती है और हमें ये सब दिखता है। But yes, fetus is like fetus when patient comes for first time. It's my first visit with the fetus, and with successive ultrasounds, actually mother से ज़्यादा fetus मेरा patient हो जाता है। करेक्ट। पर ये एक अच्छा बॉन्डिंग है, और क्योंकि मैं इतने अच्छे रिजल्ट इसलिए निकाल पाती हूँ बिकॉज आई लव माई वर्क इन फीटल अल्ट्रासाउंड, एंड इट जस्ट रिफ्रेशेस यू लाइक एनीथिंग। ये तो आपने सही बोला कि अगर आप अपने जॉब को पसंद करते हो तो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती है, राइट। एंड इसलिए आई थिंक रिजल्ट्स भी एनहांस ही निकलते हैं। सो ये सब तो हमने समझ लिया फीटल सोनोग्राफी के ऊपर, एनोमलीज के ऊपर यू स्पोक अबाउट। अब थोड़ा फन पोर्शन लेकर आते हैं। लाइक आई एम श्योर आपके पास बहुत वियर्ड क्वेश्चंस लेकर आते होंगे पेशेंट्स, राइट। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कैन यू शेयर सम वियर्ड थिंग्स दैट पेशेंट्स शेयर विद यू या आस्क यू? एज आई टोल्ड यू, हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं ड्यूरिंग फीटल अल्ट्रासाउंड, पर पेशेंट का एक ही सुंदर सा प्रश्न होता है, बच्चे का वजन कितना है मैडम? See now, calculating weight is just an algorithm. Fine, machine calculates it by itself. हमें उसमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। ओके। बट पेशेंट 12 वीक पे भी वही क्वेश्चन पूछता है जब बच्चा हार्डली 80-90 ग्राम का होता है। हाँ। एक्चुअली वेट वाला जो क्वेश्चन है दैट कम्स एज आई टोल्ड यू कि वो अराउंड 30 वीक के बाद बच्चे का वेट बढ़ना शुरू होता है, तब तक तो बन रहा है। तो एक ये वजन वाला है, क्योंकि आसपास में सबने पूछा होता है बच्चे का वजन जरूर पूछना। हाँ 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 हाँ। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, पेशेंट का कभी कभी वेट कम हो जाता है, तो उसको ये डर बहुत लगता है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। दूसरी एक फनी चीज है कि हम केला खा सकते हैं। केला से क्या रिलेशन है? केले से ऐसा रिलेशन है कि कभी कभी पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि केला खाने की वजह से बच्चा चिपक जाएगा, या छाछ खाने की वजह से बच्चा चिपक जाएगा, या लाइकर कम हो जाएगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर देखा जाए तो बटर मिल्क में, बनाना में वगैरह में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, रदर इट इज गुड फॉर एमनियोटिक फ्लूइड। पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर एक फनी क्वेश्चंस और आता है कि हम कौन सा घी खा सकते हैं, कौन सा फ्रूट खा सकते हैं। ये खाने पीने के मामले में पता नहीं अपने देश में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सब कुछ हेल्दी खा सकते हैं। हाँ, एक चीज है, बहुत तीखा तला हुआ है ऐसा खाएंगे तो अपने को बैड इफेक्ट आएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, क्या बच्चे को सुनाई देता है? हाँ, एक्चुअली बच्चे को सुनाई देता है। ओके। यू कैन सी दैट व्हेनेवर वी आर परफॉर्मिंग 4D अल्ट्रासाउंड, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। या कलर डॉपलर कर रहा है बिकॉज इट इज़ कैचिंग द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो वो फ्रीक्वेंसी जब चेंज हो रही है तो बच्चे को एक्चुअली पता चलता है, वाइब्रेशंस पता चलते हैं। व्हेन वी डैप द चाइल्ड तो बच्चा अंदर मूव करता है, रिएक्शन आता है। हाँ, रिएक्शन आता है। तो मदर की जो हार्ट बीट है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, अगर वो चिल्ला रही है तो वो भी बच्चे को सुनाई देता है। आफ्टर 20-22 वीक्स के बाद पहले वाइब्रेशन सुनाई देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यूअस अपनी मदर की हार्ट बीट तो सुनाई देती है। फाइन। तो मदर के लिए काम रहना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो एकदम जेन्युइन क्वेश्चन होता है। हाँ, ये जेन्युइन क्वेश्चन होता है, लेकिन पेशेंट कैसे पूछते हैं, उसको सुनाई तो देगा ना। हाँ, उसको सुनाई देता है, और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलनी है। करेक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पहले के टाइम में ऐसा बोलते थे कि रामायण पढ़ो या ये पढ़ो, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो चीज़ में आप अच्छे हैं, जैसे कोई लेडी है हु इज मैथमेटिशियन, है ना, तो उसको उसी में खुशी मिलेगी। जिस चीज़ को करने में आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो करना चाहिए। ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसी बातें सुननी चाहिए, ऐसा म्यूजिक सुनना चाहिए। बच्चा रिस्पॉन्ड करता है अंदर, इसलिए आपको सारा अच्छा वाला सुनना चाहिए और खुश रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ पेशेंट्स कैसा होता है कि वो आते हैं तभी वो डरे हुए होते हैं कि कुछ निकलेगा। प्रेगनेंसी में कभी ऐसा मत सोचो।
पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है एक मदर के लिए, क्योंकि उससे सच में बच्चे की हेल्थ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आता ही है। फाइन, तो ये एक चीज़ मैं बताऊंगी आपको। और दूसरा एक होता है कि एक तो मीठा खाने से बच्चे को डायबिटीज़ हो जाएगा। अरे भाई नहीं होता। अगर आपको डायबिटीज़ है तो देयर आर चांसेस कि बच्चा थोड़ा ज़्यादा ग्रो करे, पानी बढ़ जाए, ऐसा सब डायबिटीज़ पेशेंट में होता है। लेकिन आप मीठा खाओगे उससे बच्चे को डायबिटीज़ नहीं होगा, तो वो चिंता मत करो। करेक्ट। ठीक है, ऐसे थोड़े बहुत वियर्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये पर्टिकुलरली केले वाला क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। मेरी एक्चुअली डिड नॉट मतलब समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों पूछते हैं। हाँ, ऐसा पता नहीं क्यों पूछते हैं, मुझे भी आई एम नॉट एबल टू फाइंड द साइंस बिहाइंड दैट, बट हाँ मैं पिछले 12-13 सालों से ये क्वेश्चन तो कंटिन्यूअसली सुन ही रही हूँ। एक्चुअली सारे सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए लेडी को, एक्सेप्ट फॉर पपाया, पाइनएप्पल इनिशियली नहीं खाना चाहिए, बाकी तो उसके बाद 3-4-5 मंथ्स के बाद तो वो भी खा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह ओके। तो एक्चुअली बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस थे, बट ठीक है, डाउट है तो पूछ लेना चाहिए, राइट। एंड आई एम श्योर अब सारे ही डॉक्टर्स उनके हाँ, सारे we डाउट्स entertain them. करना ही पड़ेगा, राइट। हाँ, we entertain करेक्ट। सो ये तो हमने पूरा अभी फीमेल से रिलेटेड डिस्कस कर लिया, फीटल सोनोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड थोड़ा इनिशियली में सर्वाइकल कैंसर के ऊपर ही बात किया था। अभी लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि रेडियोलॉजिस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। सर्टन हेल्थ चेकअप में आपने ऑलरेडी पहले बता दिया है, बट थोड़ा और डिटेल में बात कर सकते हैं हम, सो दैट मेल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनका कहाँ कहाँ पर उन्हें हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, वेयर दे शुड बी केयरफुल, राइट। सो ओवर टू यू। देखिए आशा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेल्स में एक तो प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड का इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स। बट हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा भागने वाला वर्क जो है वो है 30 to 50 के बीच वाले मेल्स, कि जिनके पास कभी कभी तो खाने का भी टाइम नहीं होता है ना, बिकॉज इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कोई भी अगर बंदा मेहनत कर रहा है तो खाने पीने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको रिकरेंट एब्डोमिनल इन्फेक्शंस होने लगते हैं। फिर फैटी फूड अगर बार बार खा रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो मेल्स को भी गोल स्टोन्स हो सकते हैं। ओके ओके। तो उस इन सब में क्या होता है कि पेशेंट इज़ हैविंग अ काइंड ऑफ गैसी एब्डोमेन रहता है, डिस्कम्फर्ट बहुत होता है और बर्पिंग होता रहता है कंटिन्यूअसली, या कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन उसके बाद गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस के बाद कॉन्स्टिपेशन, ऐसा साइकिल जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है कि जैसे आपको बार बार पेट के ऊपर के भाग में या राइट शोल्डर पे पेन हो रहा है, तो आपको अपना लीवर ज़रूर चेक कराना चाहिए और गॉल ब्लैडर चेक कराना चाहिए। ओके ओके। जो कभी कभी क्या होता है कि गॉल स्टोन लंबे टाइम तक होते हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं खाना ठीक टाइम पे नहीं खा रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे हो रहा है, कहीं पे जाके गॉल स्टोन अटक जाता है तो पेशेंट को सीधा जॉन्डिस या पैनक्रेटाइटिस ही प्रेसिपिटेट होता है। तो वो ना हो, इसलिए अपनी छोटी छोटी सिम्टम्स को उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। कभी क्या होता है, जब भी ऐसे टाइमिंग्स खाने पीने के वियर्ड होते हैं तो अपना मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है और उसकी वजह से लिवर जो है वो फैटी हो सकता है। अगर यंग एज में मेल्स को या फीमेल्स को, किसी को भी यंग एज में हाइपरटेंशन है, फाइन, तो उनको अपनी किडनी ज़रूर चेक करानी चाहिए, रेनल डॉपलर करना चाहिए उसमें, ताकि रेनल हाइपरटेंशन इज़ वेरी कॉमन इन यंग पीपल। तो उसमें क्या होता है, किडनी का जो वेसल्स है वो वेसल्स अगर ब्लॉक्ड है तो उसकी वजह से बीपी बढ़ता है। पर से सिम्टम्स कुछ कैसे पता कर सकते हैं एज अ लेमैन? अगर चक्कर आ रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, मतलब धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और अपने को सुनाई दे रही है, अनईजीनेस लग रहा है, एक्सर्शन पे डिस्निया हो रहा है, मतलब अगर स्टेयर चढ़ के जाते हैं, कुछ करते हैं, कोई भी है होता है तो हाफ चढ़ने लगती है। थकावट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके ओके। थकावट या वीकनेस वगैरह जो है वो मल्टीपल डेफिशिएंसीज का सिम्टम है। जैसे किसी को B12, D3 ये सारी चीज़ें अगर डेफिशिएंट है तो उनको क्रोनिकली थकावट होगी। हाइपरटेंशन में हेडेक होगा, मोस्टली ऑक्सीपिटल हेडेक, पीछे की तरफ का जो हेड है वहाँ पे पेन होता है। ठीक है,
ये हाँफ चढ़ती है, पाल्पिटेशन होता है, ये सारे सिम्टम्स है हाइपरटेंशन के। ओके। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। अभी तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से 12 इयर्स गुजरात में और पर्टिकुलरली राजकोट, सौराष्ट्र वगैरह में तो यंग पेशेंट्स में कार्डियक अरेस्ट के भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, और गैस करके किसी चीज़ को लंबा नहीं खींचना है। अगर आपको सिर्फ गैसी फील हो रहा है तो उसका रीज़न पहले जान लो। इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट चेक। हाँ, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट चेक्ड। हाँ। अगर उसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो अपना कार्डियक वर्कआउट करा लो, ताकि कुछ अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, शायद सिर्फ खाली TMT ट्रेडमिल टेस्ट है, सिर्फ वही पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी कार्डियक ब्लॉकेज हो तो पहले पता चल जाता है। ओके ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नाउअडेज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो युवा वर्ग है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड है अभी, और उसी में ये चीज़ें होनी ज़्यादा शुरू हो गई है। तो सिर्फ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करने से या कुछ खाने से, कुछ नहीं खाने से उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो लोग सब खाते हैं उनको भी कुछ नहीं होता, जो एकदम फिट होते हैं उनको भी कभी भी सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तो इन पर्टिकुलर दिस सिनेरियो मेरा मेल से ऐसा है कि आप अपने आप को चेक कराते रहो, और छोटे छोटे सिम्टम्स जो है, जैसे सिर्फ बर्पिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, खाने के बाद डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप 15 मिनट चलते हैं ठीक हो जाता है, पर उस चीज़ को इग्नोर मत करो। ओके। गेट अ सिंपल एब्डोमिनल स्कैन डन। गॉल स्टोन से पता चल जाएगा, फैटी लीवर है पता चल जाएगा, आपके बॉवल्स में कुछ छोटी सी एब्नॉर्मलिटी है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के चेंजेस है, या सिर्फ बॉवल्स इरिटेबल है, तो भी आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन में पता चल जाएगा, है ना। इट्स सिंपल एब्डोमिनल स्कैन, डजंट टेक मोर देन 15 मिनट्स, है ना। तो 15 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पर ये चीज़ की अवेयरनेस भी मेल्स में बहुत कम है। प्रोस्टेट तो चलो 50 के एज के बाद सबने सुना होता है तो जाके चेक भी कराते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वो बहुत कम लोग चेक कराते हैं। एंड प्लीज़ डोंट गूगल। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि आपको अगर ये सिम्टम्स है तो एटलीस्ट अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहले जाइए, गूगल मत करिए। गूगल में सीधा कार्सिनोमा लिख के आता है, एंड उसके डर की वजह से लोग हाँ सिंपल इमेजिंग नहीं करवाते हैं, और कुछ अननेसेसरी ब्लड टेस्ट करवा देते हैं। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती, आपके डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके बाद करवाइए, ऐसे ही मत करवा दीजिए। हाँ, एब्डोमिनल सिम्टम्स है तो जाके आप एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। पर मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करके ही चलना चाहिए, और रिस्क बेनिफिट रेशियो भी चेक करना चाहिए। जैसे हम अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ चेक करते हैं, तो हेल्थ में भी आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो भी सोच के करिए। कभी कभी 10-15 ब्लड रिपोर्ट्स कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एक एब्डोमिनल स्कैन से हो जाता है। और शायद आपको ऐसा पता चले उस स्कैन के बाद कि आपको सिर्फ 5 रिपोर्ट कराना है, 15 नहीं कराने। तो दिस हेल्प्स अ लॉट। तो ये एक चीज़ है दैट वन शुड बी अवेयर ऑफ इट, एंड दे शुड फॉलो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। सो क्लियरली मेल्स में भी ड्यू टू लाइफस्टाइल चैलेंजेस ऑल्सो ये सारा प्रॉब्लम आता है, राइट? आपने जो बताया, सो उसमें गॉल स्टोन से रिलेटेड टेस्ट, लीवर से रिलेटेड टेस्ट, किडनीज एंड देन प्रोस्टेट, ये सारे टेस्ट मैंडेटरी करवाने चाहिए, राइट? इन शॉर्ट बेसिकली, राइट? टाइम टू टाइम। एंड छोटे छोटे तो स्पेशली इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन आवर लाइफस्टाइल राइट नाउ। यस, करेक्ट। सो अभी लाइफस्टाइल से ना मुझे एक और चीज़ याद आती है, दैट यू नो विद चेंज इन लाइफस्टाइल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल infertility, you know, male and female infertility cases have also risen, you know, in past couple of years. So उसके लिए रेडियोलॉजिस्ट का कहाँ पर रोल आता है, दैट वी कैन टॉक अबाउट। आपके कौन से इंटरवेंशंस होते हैं जहाँ पर यू कैन हेल्प विद फर्टिलिटी, दैट वी वुड लाइक टू नो। याशा, अभी infertility is an urban emerging disease, you can say like that.
पिछले 15 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल में इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ अ सोशल इश्यू, जिसमें सिर्फ फीमेल्स या सिर्फ मेल्स जिम्मेदार नहीं होते हैं, दोनों के कंपोनेंट होते हैं. करेक्ट. एंड 30-40% केस में एवरीथिंग इज नॉर्मल बट स्टिल देयर इज इनफर्टिलिटी. ओके, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम कुछ कॉमन चीज़ें अगर सोचें तो मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा रोल आता है स्मोकिंग का और स्ट्रेस का. ठीक है, तो देट इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच दे हैव टू डू. अगर पैथोलॉजीज के बारे में सोचें तो देयर इज़ वन कंडीशन विच इज़ नोन एज वेरिकोसील, जिसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड के आसपास की और टेस्टिकल के आसपास की जो ब्लड वेसल्स है वो फूल जाती है, जिसके लिए हम स्क्रॉटल डॉपलर करते हैं. और अगर वेरिकोसील के चेंजेस जो है वो सर्टेन डिग्री से ज़्यादा है तो कभी कभी उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन कराना पड़ता है. ओके. तो ये एक चीज़ है जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है, स्क्रॉटल डॉपलर कराना. फाइन. फीमेल इनफर्टिलिटी पे आते हैं. तो यूजुअली इनफर्टिलिटी में हम क्या करते हैं कि एक स्टेज, गायनेकोलॉजिस्ट व्हाट दे डू इज स्टेजिंग के वाइज ट्रीटमेंट करते हैं. हम पहले ही दिन 10वें स्टेयरकेस पे कूद का नहीं मार सकते, जंप नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम स्टेप वाइज जाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप कम्स इज ओव्यूलेशन स्टडी. फाइन. हर एक फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 22 to 35 डेज तक की नॉर्मल साइकिल होती है, और इसमें पर्टिकुलर डे पर ओव्यूलेशन होता है, तो हम उसको ट्रेस करते हैं. फाइन. लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है उससे अराउंड 8th-9th डे के पहले 7th डे के आसपास हम फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल काउंटिंग करते हैं कि कितने फॉलिकल बन सके, ऐसा है जब हमने स्टिमुलेट किया है ओव्यूलेशन को. तो फिर एक ओवम जो होता है, जो डोमिनेंट लगता है, उसको 9th डे से फॉलो करते हैं जब तक वो ओव्यूलेट नहीं हो जाता. ठीक है. और जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके जो अराउंड 36 आवर्स का पीरियड जो है दैट इज कंसिडर्ड एज वाइटल. करेक्ट. ठीक है. तो कोई भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक अगर यूज करनी है तो हम उस टाइम पे करेंगे. ओके. फाइन. वेदर पेशेंट वांट टू गो नेचुरली और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का थोड़ा बता. दैट इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या ऐसा कुछ है, अगर IVF के लिए पिकअप करना है कुछ है तो वो हम उस पीरियड में करेंगे. ठीक है, जब ओवम तैयार हो रहा है. फाइन. अभी पहले डॉक्टर्स नेचुरल जाते हैं कि नेचुरल साइकिल में ओव्यूलेशन को ट्रैक करते हैं. उस टाइम पे यूट्रस का लाइनिंग देखते हैं. हम क्या करते हैं कि हम ओवम जो होता है, जो बना हुआ ओवम है, डोमिनेंट फॉलिकल है, तो डोमिनेंट फॉलिकल का हम ब्लड फ्लो चेक करते हैं. तो उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि मोर देन 70% रीम है, मोर देन 80% रीम है, तो ये 24 आवर्स में ओव्यूलेट करेगा. फाइन. और उसी टाइम पे जो यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो भी उतनी हेल्दी बननी चाहिए कि वो उसका रिसेप्ट कर सके, उसको एक्सेप्ट कर सके, ताकि इम्प्लांटेशन हो पाए. फाइन. तो ये जो ओव्यूलेशन स्टडी है उसका पार्ट आ गया, जो फीमेल में फर्स्ट स्टेप आता है. उसके बाद 2-3 साइकिल्स ट्राई करने के बाद अगर इफ़ वी आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट देन वी गो फॉर चेकिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. ओके. फाइन. वो 2 तरीके से हो सकता है. हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी करते हैं, दैट इज एन एक्सरे प्रोसीजर, और दूसरा होता है सोनोसाल्पिंगोग्राफी, उसमें दैट इज अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर. ओके. फाइन. तो उसमें क्या करते हैं, विथ ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस व्हाट वी डू इज वी कैन्युलेट द यूट्राइन कैविटी. कैन्युलेट मतलब उसके अंदर एक नली जैसा डालते हैं, और उसके बाद उसके अंदर दवाई डालते हैं. ओके. और अगर हम सोनोग्राफी से कर रहे हैं तो उसमें हम नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करते हैं. ओके. ताकि हमें ये पता चले कि कौन सी कि फ्लूइड जो है वो पेल्विक कैविटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ब्लॉकेज है कि नहीं वो पता चलता है. अगर किंक्ड है थोड़ा बहुत या ऐसा है तो वो फ्लश हो जाता है. फाइन. तो इसे बोलते हैं हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी या सोनोसाल्पिंगोग्राफी. जो सोनोग्राफी में करते हैं वो सोनोसाल्पिंगोग्राफी, जो एक्सरे में करते हैं वो हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी. तो ये एक मोडालिटी जो है वो कभी कभी क्रुशियल काम कर जाती है.
कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली पता चल जाता है। इमीडिएटली पता चल जाता है। और ये ब्लॉकेज वगैरह हो तो कौन से लेवल का ब्लॉकेज है, ट्यूब्स की हेल्थ कैसी है, अगर उसके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रह रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो उस हिसाब से गायनेकोलॉजिस्ट कैन मेक अनदर डिसीजन कि इस पेशेंट में लेप्रोस्कोपी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या इस पेशेंट को नॉर्मली कंसीव नेचुरल वे में कंसीव करने जाना चाहिए या डायरेक्टली आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये एक चीज़ आ गई HSG ओव्यूलेशन स्टडी। और उसके बाद जो है वो अर्ली एज जब पेशेंट का पीरियड मिस होता है तो आफ्टर दैट वी कैन ऑलवेज चेक कि सैक ठीक से बन रहा है नहीं बन रहा है एंड ऑल दैट। तो दिस वे अल्ट्रासाउंड कैन हेल्प फॉर इनफर्टिलिटी इन बोथ मेल एंड फीमेल। करेक्ट। फाइन। सो अर्चना मैम, एक्चुअली आपसे डिस्कशन करने के बाद पता चला कि रेडियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका स्कोप कितना बड़ा है, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस टू इंटरवेंशंस, राइट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें टाइमली डिटेक्ट करने में, आपने मॉर्बिडिटी एक वर्ड यूज़ किया था, राइट, ताकि लाइफ स्पैन लोगों का लंबा रह सके, इसके लिए बहुत क्रूशल है दिस फील्ड ऑफ मेडिसिन, राइट। सो ये तो हमें एकदम क्लियर हो गया। So just before we end the show, I want some concluding statement from you related to certain awareness जो लोग ला सकते हैं अपने अंदर so that उनका लाइफ स्पैन अच्छा रहे और वो हेल्दी रहे। So what's your concluding statement? सही कह रहे हैं आप एंड थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने रेगुलर चेकअप्स, मैमोग्राम्स, पेल्विक और एब्डोमिनल सोनोग्राफीज इतना आप रेगुलरली जाके करवा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी एक चीज़ है कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने से सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस इम्पॉर्टेंस नहीं है, हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा खुश रहिए, अच्छा खाना खाइए, और लाइफ इज़ अ वेरी शॉर्ट, पर उसको बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ फुलफिल करके अच्छे से ज़िंदगी जिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर।